नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का पर्व, कहां अवैध रूप से बेची जा रही है शराब को रुकवाने के लिए मोहल्ले वासियों ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि कहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीतामढ़ी रमजान के 30 रोजे रखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग मंगलवार को सीतामढ़ी में धूमधाम से ईद का पर्व मना रहे हैं। ईद मनाने को लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक में भारी उत्साह है, क्योंकि कोरोना को लेकर विगत 2 वर्षों की ईद फीकी रही थी। रमजान के दौरान पूरे 30 दिनों तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना अधिकतर समय अल्लाह और राजी करने की नीयत से इबादत में गुजारे और सक्षम लोग, गरीब, मजदूर और असहाय को ज़कात और फितरा निकाल कर मदद की, ताकि वह भी सभी के साथ खुशी खुशी ईद मना सकें। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 300 स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारी की तैनाती की गई। इस बार लगा क्या है ना, बहुत दिनों के बाद ईद का हम लोग मज़ा लिए। खुली हुई जगह में, मैदान में ईद का नमाज अदा करने का लुत्फ़ ही कुछ और है। कोरोना काल कैसा गुजरा था? कोरोना काल जिस तरह बुरा गुजरा है, अल्लाह न करे ये दोबारा फिर दिन हम लोग की ज़िंदगी में आए। इस बार अल्लाह का शुक्र है कि हर लोग है ना खुश हैं, खुली हुई जगह पे है ना ईद दिन की नमाज अदा कर रहे हैं। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे जनपद में ईद का त्योहार हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वयं नगर क्षेत्र की ईदगाह और मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ मांगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज धामपुर में ईद की नमाज अदा की गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मैं मुसलमानान हिंद से गुजारिश करूँगा वो पुरअमन तरीक़े पर अपने त्योहारों को मनाएं और हर ऐसी साजिश को जिससे कि मुल्क का अमन व अमान ख़त्म हो, उस साजिश को नाकाम करें और इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहें। दुआ है अल्लाह जल्ल शानहू से, अल्लाह ताला शानहू ये खुशियाँ हमें बार बार नसीब फरमाए। आमीन आमीन। संपूर्ण जनपद में प्रमुख मस्जिदों पर, ईदगाह में, हर कस्बे में शासन की गाइडलाइन के अनुसार, पीस कमेटी के मीटिंग में निर्धारित बिंदुओं के अनुसार सकुशल नमाज संपन्न हुई और अब मार्केट खुलेगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर व्यापक पैमाने पर खरीदारी होती है। सभी को ईद की, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। हाथरस जिले सादाबाद क्षेत्र में आज ईद उल फितर पर्व पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज ईदगाह पर अदा की गई। नमाज के दौरान बाईपास मार्ग पर अग्निशमन विभाग, पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी के बीच नमाज अदा की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी सादाबाद शिव सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लल्लन राम यादव, कोतवाल शिव कुमार शर्मा मय फोर्स के साथ मौजूद रहे। वहीं विधायक सादाबाद प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी के अलावा पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सादाबाद गिरेंद्र चौधरी के द्वारा लोगों को ईद की बधाई दी गई। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। 2 साल के कोरोना संकट के बाद खजराना में ईद के मुबारक अवसर पर हजरत नाहर शाह वली दरगाह मैदान पर 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ ईद की पूर्व संध्या पर हुआ। मेला संयोजक मुनव्वर अविल शाह ने बताया कि मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले तथा फूड के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही मेले की सबसे खास बात यह है कि मेले में आने वाले लोगों को व्यक्तिगत बीमा की सहूलियत दी जा रही है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का 50 लाख का बीमा हुआ है। इंदौर में किसी भी मेले में लोगों के व्यक्तिगत रूप से इतने बड़े राशि के बीमे का ये पहला आयोजन है, जहां आम लोगों की पूरी तरीके से फिक्र की जा रही है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इसका अग्रीमेंट किया गया है। इसके अवसर पर हम जो देख रहे हैं खजराना में एक मेले का आयोजन किया गया, क्या किस तरह से पूरा एक आयोजन संपन्न हो रहा है? कोरोना के बाद में किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा सभी में ईद को लेकर? खजराना ईद मेला 2 वर्षों बाद लग रहा है और खजराना की जनता नहीं बल्कि पूरे इंदौर की जनता में
इस मेले के प्रति हर्षोल्लास है। और ये मेला विगत करीब 20 साल से लगता आ रहा है और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ इस मेले का आयोजन में आते हैं। और कोरोना के चलते 2 वर्षों से दरगाह नहाशा वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाता फरवरी महीने में। कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया, ईद भी नहीं हुई। अब 2 साल बाद जब ये आयोजन ईद मेले का हो रहा है तो आम जनता में बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा माहौल बना है। और यहाँ तक के हमारे थाना प्रभारी महोदय, उनका भी बड़ा सहयोग रहा, योगदान रहा। हमारे कार्यपालन यंत्री दरगाह नहाशा वली के सिराज खान साहब, उनका सहयोग रहा। हमारे इम्तियाज़ मेमन साहब का सहयोग रहा और दीगर जितने भी जनप्रतिनिधि है, इस मेले लगाने में सबका सहयोग रहा और सभी बड़ी खुशी से आज आए और इस मेले का ओपनिंग हुआ। और इंशाल्लाह कल ईद है, कल से मेले की शुरुआत हो जाएगी। कितने दिनों तक ये मेला जारी है? ये अक्सर तो पहले 3 दिन चलता था, मगर अब ये 10 दिवसीय ईद मेला है और बड़ी अमन और सुकून शांति के साथ मनाया जाएगा। आपका परिचय? मैं मोहम्मद मुनावर, मैं आयोजक। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बार के मोहल्ला ढिमरौला में अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर आज मोहल्ले वासियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए शराब बंद करवाने का आग्रह किया है। पप्पू, तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? हम कच्ची पक्की दारू बिक्री हमारे मोहल्ले में। अच्छा, हम सुधार के लिए आए। हमारे कड़की से कड़की बोले कि हमारा मोहल्ला सुधार जाए और दारू बंद किया जाए। तो आपके मोहल्ले में जो दारू बेच रहे हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग की है थाना प्रभारी? थाने में हम मांग की है। क्या कहा आपने उनसे? हम लोगों ने की है कि बहुत कड़ी से कड़ी की उन्हें सजा मिलनी चाहिए और हमारी दारू बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? शिवलाल। आप किस बात को लेकर यहाँ पर आए हैं? हम इस बात को आए कि हमारे मोहल्लों की कच्ची दारू बंद की जाएगी, कच्ची पक्की दोनों बंद की जाएगी। हम लोग मोहल्ला वाले बहुत परेशान हैं कच्ची पक्की दारू से। तो आपने क्या मांग की है थाना अध्यक्ष से? थाने अध्यक्ष से ये मांग की है कि हमारी दारू बंद की जाएगी। बार थाना क्षेत्र के मोहल्ला ढिमरौला में अवैध रूप से देसी व कच्ची शराब बेची जा रही है, जिससे मोहल्ले वासियों ने आज थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि मोहल्ले में जो शराब बेची जा रही है उसे बंद करवाया जाए और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। सिकंदरा स्थित फल मंडी में आम की बहार। आम में तेजी के चलते ग्राहक कम, मंडी में ग्राहक नहीं पहुंचने से व्यापारी परेशान। मंडी में सफेदा और तोता परी सहित विभिन्न प्रकार के आम मौजूद हैं। व्यापारियों के अनुसार आगामी दिनों में आम की रेट गिरने के बाद ही बढ़ेगा व्यापार। मंडी में 40 से 60 तक और बाजार में 80 से 120 रुपए तक बिक रहा आम। व्यापारी गजेंद्र सिसोदिया और जय किशन के अनुसार व्यापार बढ़ने के लिए अभी चंद दिनों की और करना पड़ेगा इंतजार। मंडी में आम की क्या स्थिति है इस बार? अपना नाम बताते हुए बताइए। गजेंद्र सिसोदिया मेरा नाम है। मंडी में इस समय आवक 10-12 गाड़ी की है सफ़ेदा की, जो विजयवाड़ा और हैदराबाद से माल आता है। माल ज़्यादा आने की वजह से बाजार थोड़ा डाउन हो गया है। क्या रेट है आम की? आम की 40 से लेके 50-55 रुपये तक किलो तक आम बिक रहा है। तो आगामी दिनों में आप व्यापार की क्या स्थिति मान रहे हैं? अभी 2-3 दिन तो बाजार रेट नीचे रहेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कुछ सुधार आ जाए। रेट गिरने के बाद व्यापार बढ़ेगा? जी बिल्कुल। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बैतूल का चर्चित कांड। डॉक्टर वंदना कापसे और करुणा अस्पताल मामले में अवैध सोनोग्राफी मशीन बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी नम्रता सोंधिया और कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने पूरी जानकारी दी। मैम बताएं क्या पूरा मामला है और किन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि कुछ दिन पूर्व आमला में एक अवैध गर्भपात करने के आरोप में करुणा हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर वंदना कापसे की गिरफ्तारी की गई थी। उसी संदर्भ में पुलिस द्वारा सीएमएचओ साहब बैतूल को पत्राचार किया गया था। उनके द्वारा हॉस्पिटल की जांच की गई थी, जिस जांच में उनको एक अवैध सोनोग्राफी मशीन जब्त की गई थी उनके द्वारा, जिसके आधार पर सीएमएचओ साहब बैतूल द्वारा थाना कोतवाली में 420 की एक एफआईआर कराई गई, जिस एफआईआर में उस अवैध सोनोग्राफी मशीन
की हमने जांच की कि वो मशीन कहाँ से लाई गई थी डॉक्टर बन्ना कापसे द्वारा, जिसमें हमें जांच दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये जो अवैध सोनोग्राफी मशीन थी ये भोपाल की एक BPL कंपनी है जिसके द्वारा इनको बेची गई थी। और जैसा कि हमें इन्वेस्टिगेशन में CMHO साहब द्वारा बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति निजी या सरकारी अस्पताल के लिए सोनोग्राफी मशीन बेचता है, उसके पास संबंधित ज़िले के CMHO साहब का एक पत्र होना चाहिए जिसके आधार पर ही वो कोई मशीन किसी डॉक्टर को दे सकते हैं। चूँकि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने उस कंपनी से डॉक्टर बन्ना कापसे द्वारा CMHO साहब से इसकी परमिशन ली गई थी या नहीं, लीगल परमिशन ये पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई लीगल परमिशन नहीं थी, जिसके आधार पर उन दोनों को भी आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी कर उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मामला पूर्व से ही दर्ज था, 420 का मामला पूर्व से ही दर्ज था। इन्हीं धाराओं में उनकी गिरफ्तारी की गई है। कितने आरोपी हैं इसमें अभी? इसमें 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। आगे और कुछ आरोपी और बढ़ने की आशा? जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि आगे भी कोई तथ्य आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में आज मंगलवार को भारतीय किसान संघ जनपद इकाई द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को सरकार बन जाने के बाद नलकूप की बिजली निःशुल्क देने का वचन दिया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र 2022 पर विश्वास कर सरकार गठन के तुरंत बाद नलकूप की बिजली निःशुल्क होगी। किसानों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्ष बाद पुनः मार्च 2022 में सरकार की वापसी कराई, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों को दिए वचन का पालन नहीं किया है और सरकार गठन के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी अनियंत्रित होने से बिजली में अघोषित कटौती करने की मनमानी बढ़ रही है, जिससे प्रदेश का किसान व जनसमाज में सरकार के नियंत्रण पर भी प्रश्न पनप रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा बुलाई गई, क्या है पूरा मामला? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें ये घोषित किया था कि किसानों को जो ट्यूबवेल के लिए बिजली मुहैया कराई जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। लेकिन मार्च में सरकार आने के बाद में किसानों ने इसी मुद्दे पर सरकार को भरपूर सहयोग दिया, वोट दिया, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में सरकारी अधिकारी जो है बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों को न तो बिजली मिल पा रही है और बिल के मुद्दे पर और केवल काट करके लेके जा रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ ये मांग करते हुए कि सरकार अपने घोषणा पत्र को याद करे और घोषणा पत्र में जो घोषणा की है कि हम सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, उस पर अमल करे। हम जिलाधिकारी महोदय को 11 तारीख को इस विषय पर ज्ञापन देंगे। इसी विषय में आपको जाके सरकार को भी एक बार याद आ जाए कि हमने ये घोषणा की थी और हो सकता है कि हमारे ज्ञापन देने से पहले सरकार को सबूत दिया जाए। इसलिए हम लोग ये घोषणा करके और आप लोगों को प्रेस। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मौलाना के द्वारा शांति अमन की दुआ के संदेश के साथ मूंदी की ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मिलन समारोह में पुलिस समाज के द्वारा सभी को खिलाई गई मीठी सेवइयां, वहीं जनप्रतिनिधि भी पहुंचे बधाइयां देने। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। जनपद संभल की तहसील चंदौसी के तहसीलदार कार्यालय में तैनात एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भेजकर अपनी नौकरी से समय से पहले ही सेवानिवृत्त की मांग की है। जनपद की तहसील चंदौसी में अपने आप में ये पहला मामला है कि जब किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की मांग को लेकर डीएम से गुहार लगाई हो। जनपद के चंदौसी स्थित मोहल्ला चुन्नी निवासी महेंद्र कुमार तहसील चंदौसी के नजारत विभाग में चपरासी के पद पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जनपद संभल के जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखकर दिया, जिसमें महेंद्र ने अपने विभाग के अधिकारी तहसीलदार पर समय से ज्यादा कार्य करवाने के साथ साथ अन्य घरेलू काम भी करवाने का आरोप लगाया है। पिछले 30 तारीख को स्थानांतरित हो चुका है जिले में और इसका जो भी प्रकरण है अब जिले से संबंधित है।
अगर इस पर कोई शिकायत या जो भी होगी वो वहाँ जिला स्तर पर देगा और जो भी जाँच होगी या जो भी क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। क्या मामला है? आपने एक एप्लीकेशन वायरल की थी, क्या है पूरा मामला? महोदय, मुझे कहना ये है कि तहसीलदार जो चंदोसी के हैं मुझे नाजायज़ परेशान कर रहे हैं, अनर्गल बातें करते हैं। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? श्री दीपक चौधरी। क्या कहते हैं? उन्होंने मेरी ड्यूटी अपनी आवास पे लगा रखी थी, जो मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से मैंने की। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करता था। उसके बाद वो बोले कि तामील भी करनी है, डाक भी बांटनी है, आवास पे भी ड्यूटी करनी है, वो भी मैंने की। उसके बाद बोले रात को 12-1 बजे तक जब तक हम आवास पे रुकेंगे तब तक तुम रहोगे और शाम का खाना बनाओगे। वो मैंने मना कर दिया। सर रात को 12 बजे तक क्या करते हैं वो? यही तो सर सोचने का विषय है कि वो रात को 12 बजे तक वहाँ करते क्या हैं। आपको भी रोके रखते हैं? रोके रखते हैं। तो इसकी शिकायत आपने किससे की है? मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की, आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा क्यों दिया आपने? प्रताड़ित हो गया सर, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे परेशान हैं। एसडीएम साहब ने आपसे पूछा नहीं कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? पूछा था एसडीएम साहब ने। उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब का अच्छा रहा, उन्होंने मुझसे कहा इस्तीफ़ा मत दो, लेकिन मुझे अब नौकरी नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट दे दिया जाए और जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रिटायर कर दें और पेंशन मेरी जल्दी बनवा दें, जिससे मेरी खाने पीने का खर्च चलता रहे, मेरी पत्नी की बीमारी का इलाज चलता रहे। कितने साल हो गए आपको सर्विस करते हुए? 33-34 साल मुझे सर्विस करते हो गए। तो ऐसा कभी आपके साथ पहले भी हुआ इस तरह का? सर जी होता तो रहता है, ये तो चपरासी की नौकरी ही कलंक है। आवास पे ड्यूटी भी लगती है, झाड़ू भी लगानी है, पोंछा भी लगाना है, ये कोई नया काम नहीं हमारे लिए, ये तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन ये श्रीमान तहसीलदार चंदोसी, इन्होंने कुछ ज़्यादा हद कर दी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।